सलाम वालेकुम। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रुप अकाउंट्स का है, लेकिन उसकी प्रॉफिट एंड लॉस जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके बारे में हम करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 30 अप्रैल 2016। हमें ये ईयर याद रखना है। ये जो डेटा हमें जो नीचे मिल रहा है वो 2016 का है, 30 अप्रैल का। एंड रिकॉर्डेड 3 कंपनीज विच आर ग्रुप। ठीक है। अ, सही है। 3 कंपनीज गिवन है और इनका रेवेन्यू रिजर्व गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, सेल्स, परचेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल, एवरीथिंग उनकी इंडिविजुअल लेवल पे हमें गिवन है। सही है। और इसने क्या लिखा है, ये वाली बात, प्रॉफिट्स आर डीम्ड टू अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको हर महीने पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हम नीचे देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिवन है, अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन द प्रॉफिट्स। सही है, ये भी हमें टैक्स का उन्होंने अमाउंट बता दिया। फील्ड लिमिटेड सेल्स गुड्स फॉर रीसेल टू बोथ ओल्ड पीएलसी एंड लॉज पीएलसी। सही है। एंड एट 30th अप्रैल इन्वेंट्री ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम फील्ड लिमिटेड आर दिस। ये है और ये है। इन दोनों कंपनीज ने फील्ड लिमिटेड से इन्वेंट्री परचेज की थी। और जो फील्ड लिमिटेड होता था ना, अपनी गुड्स पे 25% का मार्कअप रखता था। ओल्ड पीएलसी हैड 36,000 ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट 1 मई 2015। मतलब जो ओल्ड पीएलसी था उसके पास 36,000 के गुड्स इसने फील्ड लिमिटेड से परचेज किए थे। और टोटल सेल्स फील्ड लिमिटेड की फॉर दैट ईयर वाज 150,000। एंड उसने जो लॉस को की थी वो थी 120,000। सही है। अब old PLC acquired the whole company in the ordinary shares in the field limited many years ago। अब जो फील्ड लिमिटेड है ना, मतलब ओल्ड पीएलसी ने परचेज किया फील्ड लिमिटेड को, तो मतलब ये सब्सिडरी होगी और ये पेरेंट होगी। ऐसा ही है। ओल्ड पीएलसी acquired 120,000 shares in Lodge Limited on 1st August 2015। 1st August 2015। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको नोट करवाऊंगा। इसने 120,000 शेयर्स लिए और 1 अगस्त 2015 को लिया है। और जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं या जो हमारे बिजनेस का ईयर एंड है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका होता है 1 मई 2015 से लेके 30 अप्रैल 2016। 30 अप्रैल 2016। मतलब ये 1 ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है। और जो हमने ये कंपनी यानी फील्ड लिमिटेड जो परचेज की है, वो तो ओल्ड पीएलसी ने होल शेयर्स यानी 100% पे परचेज कर ली है। ठीक है। और जो ओल्ड पीएलसी एक्वायर्ड लॉज लिमिटेड, उसका परसेंटेज या माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज हमें पता नहीं है। वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई, ओल्ड पीएलसी ने 120,000 शेयर्स अक्वायर किए। कितने किए? 120,000 शेयर्स। इसने कितने अक्वायर किए? 120,000। ये क्या है? अक्वायर्ड शेयर्स हैं। और टोटल इस कंपनी के शेयर्स कितने थे? लॉज लिमिटेड में गए हम, और इस कंपनी के शेयर कैपिटल कितना है? 200, यानी 2,000 शेयर। इसने क्या बोला कि एक शेयर 1 रुपए का है या 1 पाउंड का है, तो हम इसको 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से, तो मतलब 2,000 शेयर्स हैं। और हमने कितनी वैल्यू के शेयर्स एक्वायर किए हैं? 2 लाख, और मतलब 1,20,000 के। बट एक्चुअल में हैं कितने? 2 लाख। तो इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, तो इसका परसेंटेज आता है 60%। 60% इज अ स्टेक।
स्टेक इन लॉज लॉज एलटीडी। सही है। एक तो हमने इसका ये वाला पार्ट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसका ओनरशिप निकाल लिया। और जो 40% मतलब 100% ओनरशिप होती है, और 40% क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब सब्सिडरी इटसेल्फ खुद को अभी भी 40% ओन करती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ लॉज एलटीडी लिमिटेड। एक तो हमने उसका स्टेक निकाल लिया और उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया। एक चीज मैंने और बताई थी भाई, बिजनेस कब स्टार्ट होता है? 1 मई 2015 को, जो बिजनेस का ओपनिंग ईयर होता है, जहां से ओपनिंग होती है, वो कब होती है? मई को होती है। मई को होती है। मई के बाद क्या आता है? जून। फिर क्या आता है? जुलाई। फिर क्या आता है? अगस्त। फिर क्या आता है? सितंबर। फिर क्या आता है? अक्टूबर। फिर क्या आता है? नवंबर। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी, मार्च। फिर इसके बाद आता है अप्रैल। फिर आता है मई। ये सारे मैंने टाइमलाइन आपके सामने लिख दी ताकि आप ये चीजें समझ सकें। भाई जब मैंने बिजनेस का ओपनिंग ईयर किया, मई में मैंने बिजनेस खरीदा था? नहीं। जून में खरीदा था? नहीं। जुलाई में खरीदा था? नहीं। अगस्त को खरीदा था? जी बिल्कुल सर, अगस्त में भी था, सितंबर में भी था, अक्टूबर में भी था, नवंबर में भी था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये कितने महीने हो गए? मतलब मई टू मई कंपैरिजन मैंने किया तो ये होते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। तो लॉज लिमिटेड का जितना भी डेटा हम लेंगे ना, वो 9 मंथ्स का होगा। एक 9 मंथ्स का होगा। दूसरा, उसका कंपनी का 60% स्टेक है। तो ये स्टेक वाली बात प्रॉफिट के टाइम पे हम उसको चीज को देख लेंगे। आई गेस ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं होगा इसमें। ये सवाल थोड़ा बहुत लेंदी है, तो इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? एज अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ओल्ड पीएलसी। ओल्ड पीएलसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, एंड इट्स सब्सिडरी, उनके सब्सिडरीज के लिए भी बनानी है, फॉर द ईयर एंडिंग अप्रैल, टुगेदर विद एनी रेलिवेंट नोट्स। मतलब रेलिवेंट नोट्स में आपकी वर्किंग्स भी आ जाती है, आपने क्या वो सब किया है, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है। हमने ये काउंट कर लिया था इस मंथ का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो ये टोटल जो इसका काउंट होता है ना, वो 9 मंथ्स होता है। तो अभी हमें क्या बनानी है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ओल्ड पीएलसी एंड इट्स सब्सिडारीज। तो हम कुछ भी नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस में पहली चीज क्या आती है? क्या आती है? सेल्स आती है। क्या आती है? सेल्स। तो सेल्स किस किस की आएगी? सेल्स बेसिकली इन तीनों की। सेल्स किसकी आएगी? ओल्ड पीएलसी पेरेंट है, और ये जो है फील्ड 100% ओन करते हैं हम। और ये जो 650 है ना, उसकी मैं वर्किंग यहाँ ही कर देता हूँ। 1250 में हम 875 को ऐड करेंगे। 875 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारी 100% ओनरशिप है। और ये जो है ना 650, हम इसको 100% ऐड नहीं करेंगे। इसको ऐड तो करेंगे, बट ये जो 650 है ना, वो कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। याद है ये रेड से मैंने स्टार बनाया, प्रॉफिट्स आर डीम्ड टू अक्रू इवनली। तो हर चीज इवनली अक्रूड हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो सेल्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो 3 महीने की सेल उनके पास जाएगी, और जो बाकी के रिमेनिंग 9 मंथ्स है उसकी सेल हमारे पास आएगी। हमें 9 मंथ्स की सेल चाहिए और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल सेल आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12,50,000 प्लस 875,000 प्लस ब्रैकेट 650,000 इंटू 9/12। तो टोटल सेल्स आ रही है मेरी 26,125,00।
ये मेरी क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई। क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई 2612,500। 2612,500 ये मेरी टोटल सेल्स हो गई। अब इस टोटल सेल्स में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सेल्स में से मुझे सब्सिडैरीज की सेल्स को माइनस करना पड़ेगा। सब्सिडैरीज की सेल्स जो हमने आपस में सेल्स करी है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास यहाँ कहीं मौजूद थी, ये रही। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। टोटल सेल्स इन द ईयर बाय फील्ड टू ओल्ड पीएलसी एंड टू लॉर्ज पीएलसी इज 150 एंड 120,000। 1.5 लाख है और 1,20,000 है। ठीक है। अब जो लॉज है इसको मैं कितना ओन करता हूँ, 60%। और जो ओल्ड पीएलसी है वो तो भाई पूरा ओनर ही है। तो इसकी जो सेल है ना, 1 लाख 1.5 लाख, सॉरी, वो तो मैं पूरी की पूरी माइनस करूंगा। 1.5 लाख तो मैं पूरी माइनस करूंगा, यानी जो इंट्रा ग्रुप सेल्स होती है ना हम उसको एज इट इज माइनस कर लेते हैं। बाकी कितनी थी, 1,20,000। 1,20,000। हाँ, टोटल सेल्स यानी पूरे साल की सेल उसने उसको कितने की 1,20,000। तो ये पूरे साल की सेल है। तो पूरे साल की सेल को हम पहले कंट्रीब्यूट करेंगे पर मंथ सेल में, डिवाइडेड बाय 12। और हमें 9 महीने की सेल चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो अब हमारे पास जो सेल्स की अमाउंट आएगी ना वो हमारी कंसोलिडेटेड सेल्स अमाउंट होगी। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 150, 1.5 लाख माइनस 90,000। ये आ रहा है हमारा सेल्स का अमाउंट आ रहा है 23,725,100। हमारी सेल्स पूरी आ गई। सेल्स के बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अगर सेल्स रिटर्न होती है तो हम उसको भी माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ सेल्स रिटर्न वाली चीज नजर तो नहीं आ रही। सेल्स रिटर्न वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना ही उसने मुझे बताया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस, एट परचेजेस। जब ये हम करते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स अवेलेबल, अवेलेबल फॉर सेल, ये आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, पेरेंट और सब्सिडरी की हम एज इट इज ले लेंगे। पेरेंट और सब्सिडारीज की हम एज इट इज ले लेंगे। चेक करते हैं। भाई ये तो पेरेंट है, ये सब्सिडरी है और ये सब्सिडरी है। ये 100% वाला है और ये 60% वाला है। तो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 90,000, 150,000। और ये है 80,000। तो 80,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवीसी। 80,000 को हमें वही सेम चीज करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9। ये करना पड़ेगा, इससे हमारे पास टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो मैं यहाँ शॉर्ट वर्किंग कर लेता हूँ। बेसिकली 90K, 150K और 80,000 डिवाइडेड बाय 12, 80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9। तो ये हमारे पास आ रही है 60K। इन सबको ऐड करूंगा तो मेरी सेल बन जाएगी 300। 300K मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी 300K बन जाएगी।
300 के, मतलब 3 लाख मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। अब इन्वेंट्रीज जो होती है ना वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। किस पे रिकॉर्ड की जाती है? कॉस्ट की रिकॉर्ड की जाती है। अब इंट्रा ग्रुप इन्वेंट्री है, तुमने मुझे सेल किया, उसने किसी दूसरे सब्सिडारी को सेल किया, तो जब हम सेल्स करते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड अप रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें, जैसे यहाँ पे है ना, फील्ड लिमिटेड सेल्स रीसेल्स टू बोथ एंड अप्रैल्स 30 अप्रैल 2016, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओल्ड पीएलसी हैड 36,000 ऑफ दिस इन्वेंट्री एट 1 May 2015, तो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। मतलब ये जो 36,000 है ना, ये जो 36,000 है, ये रहा, इसमें उसने सेल्स करी है, बट उसका प्रॉफिट उसमें कितना है? आ, आ गया 25%। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, नहीं इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये ओपनिंग है ना, तो इस 25% इसमें प्रॉफिट है। तो 36,000 का 25% क्या होता है? 36,000 इंटू 25%, 9,000। 9,000 बेसिकली क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट है। मतलब हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, बट इसमें 9,000 का मेरा क्या है? प्रॉफिट है। वो किसका है? फील्ड का है, बट फील्ड मेरी ही कंपनी है। तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, वो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 3 लाख माइनस 9,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की मेरी अमाउंट क्या आएगा? 291,000। ये आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट। अब परचेजेस में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ओपनिंग मतलब जितनी टोटल परचेजेस हैं पहले उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये वाला कचरा मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको लेना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये तो आपको पता है मैंने वैल्यूज कैसे निकाल ली, वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अब मुझे परचेजेस निकालनी है। परचेजेस मेरी हैं 780, ये पूरी आएंगी, और फील्ड लिमिटेड की भी पूरी आएंगी। ठीक है, लॉज की है ना, वो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9/12 कर लेते हैं। ठीक है, 780 प्लस 500 एंड ये जो चीज़ है, इससे हम टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है 780 प्लस 555 0 प्लस 470, 91250। टोटल परचेजेस कितने आ रहे हैं? 1691250। तो वो मैं लिख देता हूँ, 1691250। ये क्या आ गया? मेरा टोटल परचेजेस आ गया। अब टोटल परचेजेस में से हम माइनस करते हैं इंट्रा ग्रुप परचेजेस, या इंट्रा कंपनीज की जो परचेजेस होती हैं वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाली जो एंट्री है ना, टोटल सेल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, भाई मैंने सेल्स किया लेकिन तुम्हारी तो परचेजेस है ना। ये किसी दूसरे ने किसी तीसरे को सेल किया, लेकिन एक के लिए सेल है वो वही अमाउंट, एक के लिए परचेज है। तो जैसा सेल्स में हमने किया था ना, यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे, कि जो 1.5 लाख है वो हम पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, कि वो भी एक परचेजेस का पार्ट है। और जो ये रिमेनिंग ये अमाउंट बनती है 120,000 को डिवाइडेड बाय 12 × 9 करेंगे, तो ये आएगा 90,000। 90,000, क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप सेल भी है और इंट्रा ग्रुप परचेज भी है। तो चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, उन दोनों में से आप इंट्रा ग्रुप सेल्स और इंट्रा ग्रुप परचेजेस को भी आप माइनस करोगे। तो इसका अमाउंट बन रहा है 14
माइनस 150 माइनस 90,000 145 145 1250। ये हो गया मेरा टोटल इनका। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, परचेजेस को ऐड कर लिया। आई गेस आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा बैकवर्ड्स जाके आप ये चीज देख सकते हो। +291,000। अब हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, तो इससे हमारी अमाउंट आ रही है 7,174,220। अब सवाल आता है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालें। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो निकालनी है ना। ऊपर जाते हैं, देखते हैं उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री के रिलेटेड हमें क्या बताया। ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये पूरी जाएगी, ये पूरी जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। दिस प्लस दिस 85,000। जाहिर है 9 महीने से बिजनेस को मैंने ऑन किया था, तो इसको भी मैं 9 में डिवाइड कर दूंगा, और सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो 85,000 को जब मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, तो ये समथिंग कुछ बन रहा है 63,750। और इसमें से ये तो हो गई मेरी टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट का जो एलिमेंट है वो माइनस करना है। वो कैसे निकालेंगे, सवाल है बहुत बड़ा। ये रहा, यहाँ पे इसने बताया। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट तो लिख ली थी, बट देयर वाज अ सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की तो अमाउंट सेम है, हमें अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब जो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, उसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक में से हमने 9,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लिया था। अब क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फील्ड लिमिटेड सेल्स, फील्ड लिमिटेड सेल करता है और 25% का मार्कअप होता है, और जो मार्कअप वो हमें हमारे लिए होता है, वो एक मतलब जो हमें सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट होता है, और जो हमें मिल रहा होता है वो हमारी एक कॉस्ट का पार्ट होता है। बट जब हम एक ही कंपनी है, हम पेरेंट कंपनी सारी अपनी एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएगी, तो वो सारी इन्वेंट्रीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का 25% निकाल लेते हैं। तो इसका आ रहा है 10,000, इसका आ रहा है 7,000। 7,000 टोटल 17,000 इज आर क्लोजिंग, क्लोजिंग अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज नीचे लेके जाएंगे, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे 17,000, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ रहा है समथिंग लाइक 308,750 माइनस 17,000, तो ये आ रहा है 291,750। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये आ रहा है 1450, 500, 1450, 500। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड को माइनस करते हैं हम सेल्स से। तो सेल्स से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हमें माइनस करना पड़ेगा सेल्स वाली अमाउंट में से। तो ये आ रहा है 922,922,000, 9,22,000 रुपए। यहाँ तक क्रॉस प्रॉफिट तक हमने बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सही काम कर लिया। तो हम देखते हैं कि अब कुछ और ऐसे कोई गलती वलती तो नहीं की हमने। ठीक है, अब हमने इस रिक्वायरमेंट को अभी तक यूज नहीं किया, इसको तो यूज कर लिया। सही है।
अब रिक्वायरमेंट ए को हमें यूज करना है, बट पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ना हमें एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये दो तो पूरे आएंगे, और जो 60 और ये है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ये इंडिविजुअली है, इनको एक साथ नहीं करना, तो मैं ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर आप देखें। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को दोनों को मैंने टोटल कर लिया और इनकी अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक तो हमने काम सही कर लिया, अब आगे चलते हैं। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दो ही बड़े एक्सपेंसेस हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये दो बड़े एक्सपेंसेस हैं और इनकी कैलकुलेशन मैं ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ रही थी, 255,000, और दूसरे की आ रही थी 122,000। डिस्ट्रीब्यूशन थे 255, डिस्ट्रीब्यूशन थे 255,000, 122,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यही दो थे। तो ये बन रहे हैं 377,000। अब क्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए, तो हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। और हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की है, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्लैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल दें तो कोई बुरा नहीं माने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई 922,000 में से 377,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,500, नहीं 1000। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक आई गेस किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब आती है भाई, टैक्स कैसे माइनस करेंगे। भाई टैक्स कैसे माइनस करेंगे, ये तो देखो, जो ओल्ड पीएलसी है, ओल्ड पीएलसी तो पूरी मेरी कंपनी है, ये तो मैं एज इट इज उठा लूंगा। फील्ड भी मेरी 100% ओनरशिप है, उसको मैं एज इट इज उठा लूंगा। बट लॉज लिमिटेड का मैं क्या करूंगा। जैसे इसने बोला था ना, प्रॉफिट्स आर डीम टू अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो इससे मुझे इसका अमाउंट पता लग जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो नहीं आनी चाहिए। 125, ये 2 lakhs हो गए, ये दोनों तो 2 lakhs हो गए, 15,000 ऐड करना, तो ये 2,15,000। सॉरी, माई मिस्टेक। तो ये 2 20 नहीं है, 215 है। 2,15,000। अगर वीडियो स्लो हो जाए ना तो आप 1.5 या 1.25 की स्पीड में करके देख सकते। तो ये अमाउंट बन रही है 330, आई 330, 330, 330, 330,000। ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट हम इसमें एक चीज और करते हैं, क्या करते हैं, लेस लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, 40% था, 40% था ऑफ लॉज प्रॉफिट, लॉज प्रॉफिट। भाई लॉज का प्रॉफिट कितना था, क्या आप लोग बता सकते हैं, लॉज का प्रॉफिट कितना था।
फिर हम क्या करेंगे, लॉज का प्रॉफिट निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब देखो, ये जो लॉज का जो प्रॉफिट है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा उसका सिस्टम फॉलो, चलें लॉज का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बिकॉज अगर मैं उसको अलग से बनाऊंगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं चाह नहीं रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें। आप अलग से भी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। ये 9 मंथ्स का डेटा आएगा, ये 1 ईयर का डेटा आएगा, और सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स यही बना लेता हूँ, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स सेल, तो उसको हम करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जो नॉर्मल चीज हम बनाते हैं ना, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब इंडिविजुअल की हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा क्वारी करने की जरूरत नहीं होती। एक एडमिन था, एडमिन एक्सपेंस था, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था, मुझे तो याद हो गया इसका पूरा फॉर्मेट। तो ये माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेस टैक्स करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट करेंगे, लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो इसके प्रॉफिट का 40% है। फिर प्रॉफिट गिवन टू ओल्ड पीएलसी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपकी मर्जी, आप 9 मंथ्स का बना लें, आप 1 ईयर का बना लें, इसमें कोई मसला नहीं। तो मैं ये फॉर्मेट तो मैंने बना दिया ताकि आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकें, बट आई विल ट्राई कि मैं ऊपर ही इसको कहीं पे सॉल्व कर दूं। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सारा डेटा। भाई उसकी सेल्स कितनी थी, ये हम ऊपर देख चुके हैं, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें हम ऊपर देख चुके हैं। फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, से सब कुछ जाऊंगा और ऊपर से वैल्यूज उठा के आऊंगा। और ये हम किसकी बना रहे हैं, ये था, नाम भूल गया इसका, ये लॉज था, लॉज एलटीडी था। तो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, पहले उसकी 1 ईयर्स की वैल्यू लिखता हूँ। लॉज यानी एलटीडी की पहले वैल्यू कितनी थी, तो मैं बता दूं। इसकी सेल्स कितनी थी, भाई इसकी सेल्स थी 650,000। क्या थी, 650,000। तो पहले मैं इसकी सेल्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सेल्स इसकी कितनी थी, 650,000, 650,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट 650,000, इसकी जो पूरी सेल्स थी वो 650,000 थी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। भाई इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, भाई ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 थी, क्लोजिंग 85 थी, और परचेजेस थे 475, 80 प्लस 475, तो ये 80 प्लस 475,000 माइनस 85,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी उसकी 85,000 थी, इफ आई नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब ये अमाउंट टोटल करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये अमाउंट कितनी बन रही है, ये अमाउंट बन रही है सर 470, 4,70,000। अब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 आ जाएगा। और एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, ये हमने देखे थे 60-72 के थे। एडमिन 72 था और ये 60,000 था।
तो हम इसमें डायरेक्ट वर्किंग कर दें ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो 180,000 में से हम ये सारी चीजें माइनस कर लेंगे, फिर भी एक दफा चेक कर लेते हैं। हाँ, 60 था और 72 था, तो ये माइनस कर लेते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लॉज का टैक्स भी देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए, ये आ रहा है 48,000। 48,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्स कितना था सर? 20,000 था। 20,000 मैंने कैसे निकाला, आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 28,000। ये यहाँ से हटाया। लॉज लिमिटेड का कॉर्पोरेट टैक्स 20,000 लिखा हुआ था, तो 20,000 मैंने लिख दिया। अब इसमें आता है लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या जो उसका प्रॉफिट था वो कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है 1 ईयर का डेटा। ये है 1 ईयर का डेटा। अब मैं एक तरीका ये कर सकता था, हर वैल्यू को 9 मंथ्स में कन्वर्ट करता, हर वैल्यू को 9 मंथ्स में कन्वर्ट करता। तो ये बहुत लंबी हो जाती, पहले मैं 1 ईयर की करता फिर उसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करता, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो 28,000 आया ना, जो 28,000 आया ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 9। 28,000 9 महीने का मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय 12, इसको कर लूंगा। तो ये कुछ अमाउंट बन रही है 21,000। मतलब जो मेरा 9 महीने का प्रॉफिट है वो कितना है? 21,000। तो ये मैंने डायरेक्टली निकाल ली। तो 21,000 मेरा 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, जिसमें से 40-60 का स्प्लिट था। 40 और 60 का स्प्लिट था। 40 का स्प्लिट और 60 का स्प्लिट। 60 पेरेंट को जाएगा और 40 माइनॉरिटी को जाएगा। 21,000 का 40% क्या होता है? 21,000 का 40% क्या होता है? आ, ये होता है 8,400। यानी 8,400 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, जो हमने ऊपर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है ना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, तो उसमें 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट कितना है? वो इंटरेस्ट हमारा है 84 था, 400, 8400 था। ठीक है, 8400 था। तो हम क्या करेंगे, 8400 यहाँ से लेस कर लेंगे। 8400 यहाँ से लेस कर लेंगे, तो जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सही, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो हमने निकाल दिया। 333 - 8400, तो ये आ रहा है 321600। 100 है, 1000 नहीं है। यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी वर्किंग्स थी, यहाँ से स्टार्ट किया था। वर्किंग्स काफ़ी बीच में मिटाई भी हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वो पूरा जो रिक्वायरमेंट थी वो है। और ये जो उसने उसकी वर्किंग के लिए, उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए ये हमने निकाला। तो ये आप पहले बना लो, ये आप एंड में बना लो, ये आपकी मर्जी है। ये आपको मतलब ये प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। अगर लेस देन 100% सब्सिडरी है तो ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अगर 3 फॉर्म्स हैं तो होपफुली चांसेस हैं कि एक 100% वाला है और एक थोड़ा 100% से कम वाला है। अगर दो आते हैं तो दो में ये सीन नहीं होता, मतलब कि एक 100% वाला सीन नहीं होता। फिर उसमें एक आधी मतलब सब्सिडरी होती है और एक पेरेंट खुद होता है, तो उसमें ये इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।